फ्री का खाना तो मिल गया, लेकिन अब आपको बर्तन धोने पड़ेंगे। बड़े आदमी सिर्फ सिर्फ पैसा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जिसमें थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ले ऑफ्स आर एक्चुअली गुड फॉर द कंपनीज। बीक्यू प्राइम से बात करने का बहुत शुक्रिया दीपक, और इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता बाजार पर और इकोनॉमी पर आपके इंसाइटफुल व्यूज लेने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बीक्यू प्राइम हिंदी। सबसे पहले बाजार पर ही बात करूंगी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार है। आपको लगता है इस बार की तेजी डिफरेंट है? मोमेंटम हम सस्टेन कर पाएंगे या फिर आगे करेक्शन देखने को मिल सकता है? फर्स्टली थैंक यू नियति, एंड आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपका लॉन्च होगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग अ लॉट मोर ऑफ बीक्यू प्राइम, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आई होप द मार्केट्स हैव गॉन अप। पिछले साल अक्टूबर में ऑल टाइम हुआ था और ऑल टाइम हाई हुआ था, और आई थिंक जनवरी में स्मॉल कैप्स का ऑल टाइम हाई हुआ था। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है कि लोग डर रहे हैं कि देखिए ऑल टाइम हाई फिर से हो गया है। अगर आप उस चीज से देखें कि लास्ट ईयर हम लोग भी और इसी लेवल पे थे और अब भी इसी लेवल पे हैं, तो एक तरह से एक साल मतलब कोई चेंज हुआ ही नहीं है, कोई लिटरली जीरो इन्फ्लेशन इन स्टॉक प्राइसेस। तो एक तरह से अगर आपका प्राइस सेम रहता है एक साल बाद भी, तो एक साल का ग्रोथ आपके पास फिर से आता है। इसलिए पिछले साल जब ये लेवल थे, निफ्टी का जो पीई रेशियो है वो करीबन 26 या 27 के करीब था। अब क्योंकि अर्निंग्स इंक्रीज हो गए हैं, निफ्टी का जो पी रेशियो है 21 है। तो मुझे ये लगता है कि इस ऑल टाइम हाई में और पिछले साल के ऑल टाइम में काफी अंतर है, और अंतर ये है कि अर्निंग्स अब उठ गए हैं, काफी इंक्रीज हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा खरीदना अभी कि कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन उसमें भी काफी मतलब इफ्स एंड बट्स हैं कि क्या खरीदोगे। कुछ स्टॉक्स तो 30% 40% डाउन है, सम 50% प्लस, और कुछ स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई करे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो आई थिंक आपको चॉइसेस आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। और मोर इम्पोर्टेंटली आपको अगर आप नहीं समझते हो मार्केट्स को, तो फिर इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली ओवर टाइम इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, रादर देन ट्राइंग टू टाइम कि आज करना चाहिए कल करना चाहिए। या सो तो करेक्ट, क्योंकि जब भी बाजार इस लेवल पे जाते हैं तो एक पर्टिनेंट क्वेश्चन या कंफ्यूजन कह लीजिए एक रिटेल निवेशक के मन में हमेशा रहता है कि अभी करें कि रुक जाएं कि थोड़ा और गिरने दें और फिर वापस से उसमें लगाएं पैसा। तो आपको क्या लगता है कि क्या राय है आपकी इस पर? अब बिल्कुल नियति जी, इनफैक्ट आई वाज हैविंग अ मीटिंग जस्ट नाउ। अभी मीटिंग में वही हुआ था कि जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनको डर लगता है, और हमेशा डर रहता है कि मार्केट नीचे कर गिर रहा है, और 3 महीने पहले नीचे गिर रहा था। तो तब करेक्ट। लोगों ने कहा कि देखिए अभी तो बहुत स्टार्टअप में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, रशिया में प्रॉब्लम है, और नीचे जाएगा। हमने कहा ठीक है, अच्छा और नीचे जाएगा तो अगर क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, हम वेट करेंगे। फिर अब बारी है अक्टूबर नवंबर की, तो लोगों ने कहा नहीं तो निफ्टी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम पे है, हाई पे है, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें? अगर आप लो पे भी नहीं इन्वेस्ट करोगे और हाई पे भी नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो आप कब करोगे इन्वेस्ट इन अ वे? आई थिंक ये जो डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादा हो जाता है, और आपको ये डर लगता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो क्या मार्केट वहां से गिरने लग जाएगा। मैं कहता हूं कि चाहे आप जब भी इन्वेस्ट करो, वह मार्केट वहां से गिरेगा। आपको ये सोच के रखना चाहिए कि मार्केट 30% एटलीस्ट गिरेगा जिस टाइम से आप स्टार्ट करते हो। तो मतलब अगर आपने 100 रुपए पे डाला, वो 100 रुपए 70 होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर 70 हुए भी तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको डर लगता है कि 70 कैसे हो गया, आप क्या करें, तो आपको मार्केट में पैसे नहीं डालने चाहिए। मोस्टली स्टॉक मार्केट में वही पैसा जाना चाहिए जिसका एटलीस्ट 30% रूम हो। मतलब ऊपर ओके। नीचे, ऊपर तो सबको सब सब कहते हैं कि वो तो मेरा ही है, पर नीचे भी आपका ही है। तो ऐसे बाजार में दीपक आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी? कोई स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं, कोई सेगमेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं जहाँ पे निवेश के अच्छे मौके हैं? कोई अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं जो आपको दिख रही हैं किसी पॉकेट्स में या सेगमेंट्स में? इनफैक्ट हमेशा जब आप देखते हैं, अगर किसी भी टाइम पे किसी
पर्टिकुलर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज रहती हैं और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं और वो यूजलेस हो जाती हैं उस सेक्टर के। अभी ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ कि 1 साल या 2 साल के अंदर अगर आप देखें तो लग रहा है कि देखिए आईटी और जो फार्मा स्टॉक्स है उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और ज्यादातर आजकल जो इंटरेस्ट जा रहा है वो जा रहा है डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, रेलवे स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर्स जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है वो काफी चेंज हुआ है पहले से अब तक। कि जो हम चीजें इंपोर्ट करा करते थे डिफेंस के लिए या फिर रेलवेज के लिए, वो हम इंडिया में बनाना स्टार्ट करने लगे और इंडियन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स देना स्टार्ट करने लगे। ये चीज पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये जो कंपनीज थी इनकी बहुत बोरिंग सी बैलेंस शीट्स थी और कुछ नहीं करती थी, वो 5 साल 5% डिविडेंड यील्ड देती थी। वो सडनली उभर के आ गई हैं कि देखिए इनमें पहले कभी ग्रोथ हुआ ही नहीं था, अब ग्रोथ होने के बहुत चांसेस है। तो वो सेक्टर्स बढ़ रहे हैं जहां पे ऐसे स्टॉक्स मतलब यूज हो रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो हर टाइम पे अलग होगा। अगर आप 6 महीने बाद बात करें तो शायद कोई और सेक्टर होगा जो सामने होगा। अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम में ये हैं और दूसरी तरफ और एक चीज। बट लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज मैं कह रहा हूँ, जो एनालिसिस है या जैसे कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है या फिर शायद करेगा, वो एक तरह से काफी रिसर्च और काफी क्लूड इन होना पड़ता है मार्केट्स के लिए। जिनके पास टाइम ना हो वो, मैं तो यही कहता हूँ कि देखिए आप एसआईपी के जरिए काइंड ऑफ इन्वेस्ट करें। क्योंकि ओके। आपको या तो सेक्टर्स के बारे में पता नहीं होगा या फिर आपको टाइमिंग के बारे में पता नहीं होगा। और आपका फुल टाइम जॉब भी होगा जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपको टाइम निकालना है इसके लिए। और इसकी जो प्रेशर्स हैं, इसका जो डेटा फ्लो है वो एक साथ आता है कभी कभी। मतलब इतना न्यूज आता है कि उसको एनालाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आई थिंक बेस्ट अप्रोच है कि आप एसआईपी करिए। अगर आपके पास टाइम है और आपके पास थोड़े से स्किल्स हैं तो आप उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिनमें कोई इंटरेस्ट है और कोई जेन्युइन चेंजेस आ रही हैं लॉन्ग टर्म में। ओके, सो तो क्या यही रीजन है कि बाजार में जो अब क्योंकि बढ़ता हुआ बाजार है तो रिटेल एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, पर जो एक्टिव इन्वेस्टर या क्लाइंट काउंट जो हमें कहते हैं वो काफी ज्यादा अभी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। सो आपको इज इट कि ये यूफोरिया जो रिटेल निवेशकों का आया था कोविड के दौरान अब वो पीक आउट हो चुका है, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है बाजार और वो क्या करें इस वक्त? एक एक चीज जरूर है नीति की, आई थिंक हमें रेस्टोरेंट में फ्री का खाना मिल रहा था कि यूएस में प्रिंटिंग हो रही थी, इंडिया में भी प्रिंटिंग हो रही थी, तो सारे स्टॉक्स जहां आप जो चाहे खरीद लो, वो सुबह खरीदो शाम आफ्टरनून तक 2% बढ़ गए, आपने पैसे कमा लिए। वो फ्री का जो पैसा था, रेस्टोरेंट फ्री का खाना मिल रहा था। अब लास्ट 1 साल में ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला कि फ्री का खाना तो मिल गया, लेकिन अब आपको बर्तन धोने पड़ेंगे। बर्तन धोने का काम किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये यार मतलब खाना तो फ्री में था, आप क्या मेरे से बर्तन धुलवा रहे हो कि रिसर्च करवा रहे हो, कह रहे हो कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा। ये जो चीज है लोगों में, मतलब वो एक तरह से क्या होता है कि जब फ्री का पैसा होता है तो सब आते हैं, लेकिन जब करेक्ट। बर्तन धोने का टाइम आता है तो लोग बाहर चले जाते हैं। एक वो हुआ है कि लोगों ने कहा कि यार इतना इतना इतनी मेहनत तो मैं नहीं करूंगा। करेक्ट। दूसरा ये भी हुआ है कि सेबी ने मार्जिन्स काफी कम करे हुए हैं, तो मतलब काफी ज्यादा करे हुए हैं और लेवरेज कम करा हुआ है। तो ऐसा था कि पिछले साल में लोग पिछले अक्टूबर से पहले ब्रोकर्स उनको 100 गुना मार्जिन देते थे। तो आप 1,000 रुपए लेके आओ, हम आपको 1 लाख रुपए तक का ट्रेडिंग करने देंगे दिन में। तो आप इंट्राडे सुबह आ जाओ, शाम तक आप पोजीशन अपनी खाली कर लो और जो प्रॉफिट लॉस बनता है वो आपका। ये जो चीज है और सभी ने कम करके नियरली 7 to 10 टाइम्स कर दिया हुआ है। इनफैक्ट 10 टाइम से कम ही है। तो लोग जो आते हैं अब 1,000 रुपए लेके, वो सिर्फ 10,000 रुपए का ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें जितना वो करते थे प्रॉफिट आता है सिर्फ 50 रुपया 100 रुपया। अब जो आदमी 1,000 रुपए लेके पहले 1,000 2,000 रुपए कमा लेता था कुछ अच्छे दिनों में, वो अब सिर्फ 100 रुपए कमाता है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो ये एक तरह से गैम्बलिंग का खेल था। जो लोग आते थे एंटरटेनमेंट के लिए, अपने 1,000 रुपए डाले, गए तो गए, नहीं गए तो डबल हो गए, मैं कुछ हो गया। तो ये जो चीज है, वो गैम्बलिंग का जो एटीट्यूड है इस मार्केट के साथ, वो भी चला गया। क्योंकि वो फ्री का पैसा है, वो फ्री का पैसा आता था। अब मेहनत करना पड़ता है। और जो स्ट्रैटेजी आपने
पिछले साल लगाई। वो चाहे वो स्ट्रेटेजी यही थी कि सुबह आओ, ब्रोकर से पूछो कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, उन्होंने कहा ये नाम आप ले लो, और वो चला गया ऊपर। अब ना ब्रोकर को पता है ना आपको पता है कि कौन सी स्टॉक ऊपर जाएगी, और आपको इनफैक्ट आप देखते हो, जब देखते देखते आपका स्टॉक ऊपर जा चुका होता है, और जब आप खरीदते हो तो फिर वहां से नीचे आ जाता है, क्योंकि ऐसी मार्केट है, बहुत चौपी है मार्केट। तो एक तरह से जो कहते हैं ना, अगर सी में आपको बोट अगर चलानी हो, तो सी अगर काम हो, कोई हम्म। वेव्स नहीं, तो कोई भी चला सकता है। करेक्ट। तो सी अगर चॉपी हो तो आदमी के स्किल और एक्सपीरियंस से डिफरेंस आता है। मेन थिंग मार्केट्स में जो है, वो ये नहीं है कि आप क्या जानते हो, वो ये है कि आप अपने अपने आप में कितना डिसिप्लिन रखते हो। वो अगर आप हम्म। डिसिप्लिन नहीं रख सकते हो, तो देन मार्केट्स विल क्या कहते हैं उसको, वो आपके सारे प्रॉफिट्स ले जाता है। हम्म। और आपको फिर यही लगता है कि ये सारे मार्केट्स रिग्ड हैं, ये बड़े आदमी सिर्फ सिर्फ पैसा बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस जिसमें थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ थोड़ी सी डिसिप्लिन, बट देखिए थोड़ी सी डिसिप्लिन और नो डिसिप्लिन में इतना अंतर है कि करेक्ट। किसी भी काम में अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन और लगन से काम करें, तो आई थिंक उसमें प्रॉफिट बन सकता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, कि जब डिसिप्लिन नहीं है तो लोग चले जाते हैं, क्योंकि हम्म। उनको डिसिप्लिन उतना सूट नहीं करता है इस मार्केट में। तो आप उन रिटेल निवेशकों को अभी फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सीरियसली इन्वेस्टिंग को आपने लॉन्ग टर्म उसमें सोच के रखा हुआ है, तो आपको बाजार में इस वक्त भी बने रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप आप नॉर्मली आपका जो डेट और इक्विटी रेशियो होता है, मतलब आपने अपने जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजीज में पैसे डाले हैं, वो आपके काइंड ऑफ स्टेबिलिटी का जो एक नजरिया अगर आप रखते हैं, तो समझ लीजिए 50% आपके जो नेटवर्थ में 50% आपने एफडीज में डाले हुए और 50% आपने इक्विटी में डाला हुआ है। तो उस 50% को घटा के 20% का कोई करने का कोई फायदा नहीं है, फायदा और नहीं। उसको करेक्ट। बढ़ा के 90% करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ये 50-50 अगर सूट कर रहा है, तो हम्म। आप जिस 50 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप बनाए रखिए। और ओके। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपने अपने स्टॉक्स को बस उस जगह रोटेट करना है कि जो अट्रैक्टिव नहीं है उसको निकालना है, और जो नई अट्रैक्टिव चीजें हैं उनको डालनी है। और बस ये नहीं डालनी कि अच्छा आज अट्रैक्टिव है और कल अट्रैक्टिव नहीं होगी। ये भी ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आपके हम्म। आपको आपको आप अंडरस्टैंड करते हो उनको, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज को, फिर वो भी ठीक है। लेकिन जनरली ये होता है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखें। अभी जो शॉर्ट टर्म करंट वाली, जैसे शुगर हो गए, शुगर में बहुत सारी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स आती हैं। अगर आप शुगर साइकिल को नहीं समझते हैं, तो आप उसमें पैसा नहीं बना सकते। ये नहीं कह करेक्ट। सकते कि करेक्ट। देखिए तो बहुत चीप है, तो पी सिर्फ 5 का है, पी हम्म। 5 पे वो टॉप आउट हो जाता है, पी 20 पे उसका लोएस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि उनके करेक्ट। अर्निंग्स भी ऐसे ऊपर और नीचे जाते हैं। तो अगर आप शुगर साइकिल को नहीं समझते, आप उसमें पैसा नहीं बना सकते। तो ऐसे सेक्टर्स को अवॉइड ही करें जहां आप नहीं समझते हैं, एंड ओनली गो फॉर सेक्टर्स वेर यू अंडरस्टैंड। ओके। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर दीपक, हमने देखा है कि यूएस हो या दूसरे ग्लोबल बाजार हो, उससे तो काफी ज्यादा बेटर इंडिया ने परफॉर्म किया है। इंडिया हैज रियली फेयर्ड अप वेल इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल, बट अभी इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं या ग्लोबल रिसेशन की अब बातें चल रही हैं या फिर जॉब कट्स जो कि इतना शोर मचा हुआ है, इन खबरों पे आपको लगता है कि भारत के लिए कोई इमीडिएट खतरा है जो मंडराता हुआ आपको नजर आता है, और वी विल बी स्टेबल एंड विल बी फाइन? तो नियति ऐसा है कि हर साल में 3-4 ऐसे न्यूज आते हैं कि वर्ल्ड खत्म होने वाला है। ये हमेशा आता है। आई थिंक करेक्ट। जब उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन होगा, हमने कहा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जीएसटी लगाएंगे, फिर वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। फिर इंडिया ने टैक्स लगा दिया 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे। उन्होंने कहा क्या क्या पता है फाइनेंस मिनिस्टर को कि फ्री में पैसा थोड़ी बनता है, एंड स्टॉक मार्केट गिर गया। फिर उन्होंने कहा कि सब खत्म हो जाएगा। फिर 2020 में कोविड आया, अब हर बार जो ऐसा न्यूज आता है कि लगता है कि ब्रेक्सिट में खत्म हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं, ये न्यूज है, अगर आप पीछे जाके देखें कि यार ब्रेक्सिट के बाद क्या हुआ। अच्छा, एक दिन 6% गिरा, फिर 3 महीने बाद वापस ऊपर था। कोविड आया, कोविड में लॉकडाउन हुए, फिर भी मार्केट ऊपर चला गया। तो
न्यूज ऐसे हमेशा होंगे कि जैसे वर्ल्ड खत्म होने वाला है। अगर आप ले ऑफ्स के बारे में बात करें, ले ऑफ्स आर एक्चुअली गुड फॉर द कंपनीज, क्योंकि उनके जो एक्सेस कॉस्ट थे वो सारे निकल गए। आप ट्विटर का देखिए, उन्होंने कहा कि हमने 90% अपने एम्प्लॉयज को हटा दिए। उन्होंने कहा वाह, 90% हटा दिया तो साइट बंद हो जाना चाहिए, बट साइट चल रहा है और काफी अच्छा चल रहा है। मतलब पहले के ऑलमोस्ट सेम चल रहा है जिस तरह से पहले चलता था। तो अगर ऐसा है कि वो कंपनी जिसमें 90% उन्होंने अपने कॉस्ट कम कर दिए, वो अभी भी नॉर्मली चल रहा है, इसका मतलब उन्होंने कॉस्ट कम किए, उनके रेवेन्यूज थोड़े से कम हुए समझ लीजिए, फिर भी उनका प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है। तो एक तरह से ले ऑफ जो है लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है, पर उन कंपनीज के लिए अच्छा है जो ले ऑफ से प्रॉफिट से कमाती हैं। और दूसरी चीज जो है, जैसे हमने कहा कि रशिया से ऑयल लोग नहीं खरीद सकते, इंडिया तो खरीद रही है, इंडिया को तो चीपर मिल रहा है। और अगर इंडिया को चीपर मिल रहा है तो इंडिया का इन्फ्लेशन कम है, इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स भी कम होंगे फिर ओवर टाइम। तो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन कम है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कम है, बाहर से जो पैसा है, जो इन्वेस्टेबल पैसा है, उसकी उसका सिर्फ 1% इंडिया को दिया जाता था एलोकेशन। इंडिया बहुत छोटा है, इसको सिर्फ 1%। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, दूसरी हमारी लोकल इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है, और तीसरी हमारी जो कंपनी से बहुत छोटी है, इसमें बड़े होने के बहुत बड़े बहुत बहुत तरीके हैं जो ये एम्प्लॉय कर रही हैं। अभी आप देखिए, अगर रिसेंटली एक न्यूज भी आया था कि इंडिया का जो टोटल प्रॉफिट्स है एक क्वार्टर में, आप कॉर्पोरेट जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको मिला लें अगर, तो सिर्फ 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट आता है। तो मतलब हाफ 500 लेस देन 500 $400 बिलियन। 400 नहीं, 400 बिलियन नहीं, सॉरी, $40 बिलियन। $40 बिलियन प्रॉफिट तो अमेरिका के 3 कंपनीज मिला के उतना करती हैं। तो एक्चुअली हमारी पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर मिला के सिर्फ 3 कंपनीज के कंपैरिजन में प्रॉफिट कमाती है। तो ये भी प्रॉफिट इंक्रीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं लॉन्ग टर्म। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो ड्राइविंग इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इंडिया। इस महीने नवंबर में अभी 28 तारीख है, बट अभी तक अराउंड 28,000 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये बहुत बड़ा महीना है इस महीने, इस साल के लिए, क्योंकि एक और महीना अगर अगस्त में देखिए उसमें 45,000 करोड़ आए थे। बाकी सारे मंथ्स में नेगेटिव ही था, उन्होंने पैसे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे थे। ये जो नया चीज है, जो बाहर से पैसा आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है शायद कि इंडिया एक तरह से मूवी का डायलॉग बोले तो कंट्रोल में है। तो आई थिंक उसी हिसाब से हमें भी इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में चाहे कोई भी न्यूज हो, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है या फिर रशिया यूक्रेन में वॉर इंक्रीज हो जाता है या कुछ भी, उस न्यूज से इंडिया को एक्चुअली बेनिफिट भी होगा, ना कि लॉस, एंड वहां की इकोनॉमीज को लॉस होगा। तो शायद इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़। तो मुझे लग रहा है कि जो न्यूज है वो एक्चुअली एक छोटी तरह से पॉजिटिव ही है, पर लॉन्ग टर्म में ये न्यूज कोई मैटर नहीं करता है। अगर कुछ होता भी है तो 10 साल बाद अगर हम वापस इस इंटरव्यू पे आके देखें तो हम यही सोचेंगे कि क्या सोच रहे थे कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट नहीं हुई है, और दुनिया तब भी ऐसी है। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू दीपक, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमें समझाया। एक बात जो आप हमेशा इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने की बोलते हैं, तो अगर मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करूं या प्रॉस्पेरिटी की बात करें या फिर हम कहें कि समृद्धि, वो एक मूल मंत्र जो दीपक शिनॉय के मन में है कि वो मूल मंत्र क्या होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, अगर आपको समृद्ध बनना है और आपको प्रॉस्पर करना है तो मैं तो ये कहूंगा कि एजुकेशन एक चीज है कि जिसमें आप समझ जाते हो कि क्या हो रहा है, लेकिन समझना एक ही चीज होती है। मतलब आप चाहे जितना भी जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक्शन अपने डिसिप्लिन के साथ नहीं करते हो। मतलब आप ये नहीं कहते हो कि देखिए कोई कोई तो न्यूज आया, मैंने उसको उस न्यूज को सुनकर सारे सारे स्टॉक्स बेच दिए। वो नहीं होता डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये होता है कि आपने प्लान बनाया और उस प्लान के आपने एग्जीक्यूट किया। देखो ऐसा न्यूज आया, इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगली बार प्रॉफिट कम होगा, तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट कम होगा कि नहीं। अगर कम होगा तो हम थोड़ा सा उस टाइम पे वी विल मेक अ डिसीजन, 50% पोजीशन कम किया जाए, वेट किया जाए, देखिए मैनेजमेंट क्या कहते हैं। जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस स्ट्रेटजी को आप बनाए रखें, चाहे बेयर मार्केट हो चाहे बुल मार्केट हो, डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये हम यूजली ये समझते हैं कि लोग जानकारी लेके इन्वेस्ट करते हैं या एजुकेशन से इन्वेस्ट करते हैं, वो सब जानते हैं। उसी के उसी उसी लोग जो बहुत कुछ जानते हैं यूजली वो उतने अच्छे इन्वेस्टर नहीं होते हैं। मतलब जान के भी मैं जानता हूँ ऐसे इन्वेस्टर्स को बहुत, जहाँ पे लोगों ने कहा कि देखिए मुझे पता था कि ये होने वाला है, तो कि कोविड के बाद मार्केट ऊपर उठने वाला है, तो मैंने पूछा कि आपने इन्वेस्ट किया? नहीं। अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो पूछा था, पता था कि यूएस में यूक्रेन के बाद तो मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो मैंने कहा आपने सब बेच दिया होगा? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा यार, एजुकेशन तो एक चीज है, पर डिसिप्लिन और एक चीज है कि आपने अपने थॉट प्रोसेस को यूज करके क्या आपने डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करी, या फिर आपने कुछ प्लान बनाया कि इस तरह से करूंगा। अगर आपने नहीं की है, वो एजुकेशन कोई ज्यादा काम की नहीं है। मोर इम्पॉर्टेंट इज डिसिप्लिन। आप इन्वेस्टमेंट जैसे आप बनाए रखते हो, कहाँ पे बनाए रखते हो और कैसे बनाए रखते हो, और इसको ज्यादा मतलब माइक्रोस्कोपिकली इन्वेस्ट, मतलब आज इन्वेस्ट किया फिर कल निकाल दिया फिर परसों, उससे लॉन्ग टर्म के पैसे तो बहुत मुश्किल है बनाने। So you have to be patient in whatever you are doing, correct? तो एक पेशेंट। सवाल मेरा उन निवेशकों के लिए भी है दीपक, जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएशन उनका भी सपना है। सो ऑफ कोर्स उनको हम ये नहीं कह सकते कि बैंक में पैसे रखो, या कह सकते हैं कि मतलब किस तरह से उन लोगों के लिए हम सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल दे सकते हैं उनको। तो नियति, मैं बताता हूँ, मैं लोगों को काफी बोला हुआ है इस स्ट्रैटेजी को, कहते हैं प्रिजर्व। तो आप बैंक को अपने एफडी में पैसे रखिए। जब आपको इंटरेस्ट मिल जाए तो आप इंटरेस्ट निकालिएगा, और उस इंटरेस्ट को आप इन्वेस्ट करिए मार्केट में। तो आपका जो बेस कैपिटल है वो एफडी में रहेगा, और 10 साल में करीबन आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके एफडी के करीब हो जाएगा। वाह, दैट इज अ बिग, सिंपल है, प्रिजर्व करके रखें। आपका जो बेस कैपिटल है उसका जो इंटरेस्ट आता है सिर्फ वो इंटरेस्ट इन्वेस्ट करें। 10 साल में यू विल बी, अगर आपके 100 रुपए एफडी में थे तो 100 रुपए इक्विटी में हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दीपक फॉर टॉकिंग टू बीक्यू प्राइम। और हम आगे आपसे जरूर बात करते रहेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल मार्केट्स, इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। Looking forward. Thanks and congratulations. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपक।